काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, पेश है खबर दुनिया की। मैं हूं आपके साथ नदीम अंसारी। क्या रही आज दुनिया भर की सुर्खियां, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पोलैंड बेलारूस सीमा पर प्रवासी संकट को सुलझाने के लिए नाटो ने सहयोग का दिया भरोसा। पोलैंड ने जल्द संकट के हल की जताई उम्मीद। यूक्रेन का रूस बेलारूस से लगी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना। लिथुआनिया में ताइवान द्वारा प्रतिनिधित्व कार्यालय खोलने से चीन खफा। लिथुआनिया को कीमत चुकाने की धमकी दी। लिथुआनिया को मिला अमेरिका का समर्थन। चीन को अन्य देशों के मामले में दखल न देने की सलाह। चीन और अमेरिका के बीच फिर बढ़ सकता है तनाव। बीजिंग में अगले साल होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल के राजनयिक बहिष्कार पर अमेरिका कर रहा है विचार। बायकॉट के तहत अमेरिकी अधिकारी ओलंपिक में नहीं होंगे शामिल। कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जापान ने रिकॉर्ड $490 अरब के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को दी मंजूरी। पैकेज में लोगों को नकद सहायता और बुरी तरह से प्रभावित व्यवसायियों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। दुनिया के कई देशों में देखा गया साल का आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण। 580 साल बाद लगा सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। और शुरुआत करते हैं कि यूरोप में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर प्रवासी संकट अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूरोप में सर्दी बढ़ रही है और मानवीय पहलू के तौर पर प्रवासियों का संकट भी बढ़ता जा रहा है। प्रवासियों के पोलैंड में दाखिल होने को लेकर सीमा पर कई बार तकरार हो चुकी है। देशों की आपसी राजनीति से प्रवासियों की समस्या का हल निकलना कठिन प्रतीत हो रहा है। यूरोप में सर्दी बढ़ रही है, लेकिन बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर कई महीनों से माहौल काफी गर्म है। निशाने पर हैं राजनीति के शिकार प्रवासियों के पोलैंड में दाखिल होने को लेकर सीमा पर कई बार तकरार भी हो चुकी है। सुरक्षा बलों और प्रवासियों के बीच तकरार में घायल 3 प्रवासियों का
पोल्डास्की के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल अवस्था में एक इराकी प्रवासी ऐसा था कि जिसके पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही ट्रैवल करने के लिए कोई भी आवश्यक दस्तावेज। स्ट्रेचर पर लेटे हुए 2 अन्य प्रवासी जो सीरिया और इराक से चलकर सीमा पर कई दिनों से पोलैंड में घुसने के फिराक में थे। 6 बच्चों के पिता मंसूर पहले लेबनान में परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अच्छी जिंदगी की तलाश में बेलारूस सीमा पर पहुंच गए। छिपते छिपाते तीनों प्रवासी 5 दिन जंगल में बिताने के बाद सीमा पर तो पहुंचे, लेकिन सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती तीनों ने बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जो सीमा पर हो रही साजिश का पोल खोलने के लिए काफी है। बेलारूस की सेना ने हमसे कहा, अगर तुम वापस आओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। हमने तालाबों से पानी पिया। हमारे लोग हमेशा प्रताड़ित होते हैं। सीरियाई प्रवासी मंसूर नासर और इराकी कुर्द प्रवासी अलन में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, क्योंकि उन्होंने 2 सप्ताह से कुछ नहीं खाया या पिया नहीं है। गंदा पानी पीने की वजह से हालात ठीक नहीं है। इस बीच बेलारूस ने सीमा प्रवासियों के लिए बने शिविरों को हटाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, मिन्स्क ने सैकड़ों प्रवासियों को अपने देश वापस भी भेज दिया है। हालांकि पोलैंड के राष्ट्रपति ने बेलारूस पर फिर से प्रवासियों की भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। पोलैंड को लगातार EU और नाटो से मिल रहे समर्थन पर राष्ट्रपति ने खुशी जताई है। राष्ट्रपति को प्रवासी संकट के जल्द समाधान की उम्मीद दिखती है, क्योंकि नाटो प्रमुख ने सीमा पर चल रहे प्रवासी संकट से निपटने में मदद का भरोसा दिया है। हमें उम्मीद है जल्द ही यूरोपीय संघ के राजनीतिक समर्थन और नाटो की मदद से हमला समाप्त हो जाएगा और बेलारूसी अधिकारी पोलिश सीमाओं पर अपने प्रवासी हमले को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। पोलैंड के साथ बेलारूस की सीमा पर और लिथुआनिया और लताविया की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लुकाशेंको के शासन द्वारा कमजोर लोगों का अन्य देशों पर दबाव बनाने के साधन के रूप में उपयोग करना निंदनीय और अमानवीय है। नाटो सभी के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। हम सतर्क रहते हुए अपने सहयोगियों की मदद के लिए तैयार हैं। इस बीच यूक्रेन के रास्ते प्रवासियों के सीमा पर पहुंचने का अंदेशा है। यूक्रेन के अधिकारियों ने मध्य पूर्व के 15 लोगों के एक समूह को रोका है, जिन्होंने बेलारूस से प्रवेश करने की कोशिश की थी। प्रवासी संकट के बढ़ने के बाद इस तरह की ये पहली घटना है। यूक्रेन बेलारूस और रूस के साथ अपनी सीमाओं पर 2500 किलोमीटर से अधिक बाड़ बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। रूस और बेलारूस गणराज्य के साथ लगी सीमा पर उनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बाड़ का निर्माण ही उचित रास्ता है। हमें अगले साल के बजट में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, रूसी संघ के साथ सीमा और बेलारूस गणराज्य के साथ सीमा में बाड़ लगाने के लिए निर्माण के लिए आवश्यक धन का स्पष्ट रूप से निर्धारण और आवंटन करना चाहिए। बहरहाल, प्रवासी संकट पर आलोचना के शिकार बेलारूस के अपने देश के कई चेक पोस्ट की तस्वीरें मीडिया में साझा कर इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन सच ये है कि हजारों प्रवासी पोलैंड में प्रवेश के लिए अभी भी बेलारूस के बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। बेलारूस को रूस का समर्थन है, जबकि अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश पोलैंड के पक्ष में हैं। यूरोपीय महाद्वीप में ठंड के बढ़ने के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देख कई देश पूर्ण लॉकडाउन और आंशिक लॉकडाउन लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में ऑस्ट्रिया ने सोमवार को फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। साथ ही ऑस्ट्रिया ने 1 फरवरी से पूर्ण टीकाकरण शुरू करने का भी फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑस्ट्रिया ने सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। इस तरह ऑस्ट्रिया पश्चिमी यूरोप में पूर्ण लॉकडाउन फिर से लगाने वाला पहला देश बन गया है। ऑस्ट्रिया ने गत सोमवार को उन सभी लोगों के लिए लॉकडाउन लगाया था जिनका पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी कोरोना मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रिया में कोरोना संक्रमण की दर पूरे यूरोपीय महाद्वीप के देशों में सबसे ज्यादा है। इसे देखते हुए ऑस्ट्रिया की सरकार ने अधिकतम 20 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया है, जिसकी 10 दिनों के बाद समीक्षा की जाएगी। सोमवार से अधिकतम 20 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसका मूल्यांकन 10 दिनों के बाद किया जाएगा। ये लॉकडाउन 13 दिसंबर को स्वतः समाप्त हो जाएगा। 13 दिसंबर से उन लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं रहेगा जिन्होंने टीका लगवा लिया है या उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। ऑस्ट्रिया की करीब 2/3 आबादी को कोरोना टीके की दोनों खुराकें लगी हैं।
जो कि पश्चिमी यूरोप में दूसरे देशों के मुकाबले टीके लगने की दर काफी कम है। कोरोना के टीके को लगवाने को लेकर लोगों में अब भी संशय की स्थिति है। संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी फ्रीडम पार्टी कोरोना टीके के खिलाफ है और शनिवार को कोरोना पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। इस बीच सरकार ने 1 फरवरी से देशव्यापी अनिवार्य टीकाकरण शुरू करने की दिशा में जल्द काम करने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रिया के 9 प्रांतीय गवर्नरों की बैठक में चांसलर शालेनबर्ग ने कहा है कि वे देश में कोरोना संक्रमण की 5वीं लहर नहीं चाहते हैं। हमने अब बहुत जल्दी राष्ट्रव्यापी अनिवार्य टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। इसे 1 फरवरी 2022 से लागू करने की योजना है। मुझे लगता है कि टीकाकरण की दर में लगातार वृद्धि से ही हम ये वायरस के दुष्चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकलने का हमारा एकमात्र तरीका है और इस पर सभी लोग सहमत होंगे। हमें 5वीं लहर नहीं चाहिए, हमें छठी लहर नहीं चाहिए। पूरे यूरोप में ठंड के मौसम के साथ जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, सरकारों को न चाहते हुए भी लॉकडाउन को फिर से लागू करने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस कड़ी में नीदरलैंड ने रात 8 बजे बार और रेस्टोरेंट बंद करने के साथ आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेजर ने कहा है कि टीका नहीं लगवाने वालों के लिए आगामी सोमवार से लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं चेक गणराज्य की सरकार ने भी ऐसे ही कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही जर्मनी के नेता भी उन लोगों के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो गए हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है। चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान और लिथुआनिया ने आपसी सहयोग पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में ताइवान ने लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में एक प्रतिनिधित्व कार्यालय खोला है, जिससे चीन काफी खफा दिख रहा है। चीन लंबे समय से ताइवान को अपना क्षेत्र बताता रहा है। लिथुआनिया के कदम से नाराज चीन ने धमकी देते हुए कीमत चुकाने तक की बात कह दी है। ताइवान और लिथुआनिया ने चीन की धमकी को धता बताते हुए आपसी सहयोग पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में ताइवान ने लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में एक प्रतिनिधित्व कार्यालय खोला है, जिससे चीन काफ़ी खफा है। स्वशासित द्वीप के लिथुआनिया स्थित कार्यालय को चीनी ताइपे के बजाय ताइवान के नाम से जाना जाएगा। दरअसल दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो चीन को नाराज़ न करने के लिए ताइवान को चीनी ताइपे कहते हैं, क्योंकि चीन काफ़ी समय से ताइवान को अपना क्षेत्र बताता रहा है। लिथुआनिया के कदम से नाराज चीन ने धमकी देते हुए कीमत चुकाने की बात कही है। चीन ने लिथुआनिया के कदम की निंदा करते हुए इसे बेहद घिनौना कृत्य बताया है। हम लिथुआनिया से गलत निर्णय को तुरंत ठीक करने के लिए कहते हैं और हम ताइवान के अधिकारियों को भी गंभीरता से चेतावनी देते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विदेशियों का सहारा लेने का प्रयास एक गलत कदम होगा। ताइवान और लिथुआनिया के कदम पर चीन उपयुक्त कदम उठाएगा। लिथुआनिया ने जो किया है उसके लिए उसे भुगतना होगा। इस बीच लिथुआनिया चीन विवाद में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है। अमेरिका ने ताइवान के साथ लिथुआनिया के संबंधों में हस्तक्षेप करने के लिए अन्य देशों के प्रयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। हम ताइवान के साथ सहयोग को गहरा करने के लिथुआनिया के संप्रभु निर्णय में हस्तक्षेप करने के अन्य देशों के प्रयास को अस्वीकार करते हैं। हम अपने मूल्यवान नाटो और यूरोपीय संघ के साथी और सहयोगी के लिए अपना समर्थन देते रहेंगे। इससे पहले लिथुआनिया के विदेश मंत्री ने पूरे एशियाई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सभी देशों के साथ करीबी संबंध बनाने की बात कही थी। ताइवान और लिथुआनिया के बीच बढ़ते संबंधों से चीन परेशान है। चीन ने अगस्त में बीजिंग में लिथुआनिया के राजदूत को देश लौटने को कहा था और अपने राजदूत को विल्नियस से वापस बुला लिया था। तब लिथुआनिया के विदेश मंत्री ने चीन के इस कदम पर दुख जताते हुए कहा था कि वह एक चीन के सिद्धांत का सम्मान तो करता है, लेकिन ताइवान के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनका ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। और आइए अब देखते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरें।
अमेरिका की पिछली ट्रंप सरकार के विपरीत राष्ट्रपति बाइडेन ने मेक्सिको और कनाडा के साथ तनाव कम करने और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समय अमेरिका के मेक्सिको और कनाडा से रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। मेक्सिको के साथ जहां प्रवासी मुद्दे पर मतभेद था, तो वहीं कनाडा के साथ व्यापारिक टकराव का हल नहीं निकल पाया था। इसलिए यह शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास था। आव्रजन नीति पर तनाव कम करने और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित उत्तर अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कई मायनों में खास रहा। 2016 के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के साथ व्हाइट हाउस में उत्तरी अमेरिकी नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 3 देशों के शिखर सम्मेलन से पहले गुरुवार को ट्रूडो और ओब्रेडोर के साथ अलग अलग मुलाकात की, जिसे कथित तौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया था। शिखर सम्मेलन में 3 देशों ने अपने साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कोविड-19 महामारी को समाप्त करना और वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और समान विकास के लिए स्थितियां बनाना और प्रवास के लिए एक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय करना शामिल है। हम एक साथ काम करके सभी जटिल मुद्दों का हल निकाल सकते हैं अगर हम एक दूसरे के साथ बात करने के लिए समय निकालें। हमें महामारी को रोकने और जलवायु आपदा से निपटने के लिए गंभीर कदम उठाने की भी जरूरत है। आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन और निर्भरता, कार्यकर्ता सुरक्षा उपाय, साइबर सुरक्षा और छोटी और मध्यम कंपनियों को उत्तरी गोलार्ध में मदद करने जैसे प्रयास क्षेत्र को और मजबूत कर सकते हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता निश्चित रूप से कोविड-19 को समाप्त करना है, आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी एकीकृत उत्तरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी नौकरियां पैदा करे और हमारे 3 देशों में मध्यम वर्ग का समर्थन करे। यह एक विश्व स्तरीय व्यापार समझौते पर आधारित होगा जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। हम जलवायु संकट पर एक साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार हैं। यदि ये एक दशक को देखा जाए तो अगले 30 वर्षों में 2051 तक चीन विश्व बाजार के 42% हिस्से को नियंत्रित कर लेगा और सिर्फ 12% के साथ बचे रहेंगे, जो आर्थिक असंतुलन पैदा करेगा। यह असमानता सभी को खतरे में डालेगा। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती कैसे मिले। पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खुद को व्यावसायिक रूप से किस तरह समृद्ध करे, इस पर ध्यान देना जरूरी है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समय अमेरिका के मेक्सिको और कनाडा से रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। मेक्सिको के साथ जहां प्रवासी मुद्दे पर मतभेद था, तो वहीं कनाडा के साथ व्यापारिक टकराव का हल नहीं निकल पाया। इसलिए 5 साल बाद हुए इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 3 देशों के रिश्ते को फिर से पटरी पर लाना था। हालांकि इस सम्मेलन का मकसद कुछ हद तक ही पूरा हो पाया है, क्योंकि ऑटो उद्योग पर तीनों देशों के बीच मतभेद दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की अमेरिकी खरीद नीतियां और मैक्सिकन ऊर्जा बिल पर सम्मेलन में सहमति बनती नहीं दिखी। अमेरिका निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स प्रस्ताव पर कनाडा के सुर बाइडेन प्रशासन से मेल नहीं खाए। ओटावा का कहना है कि ये प्रस्ताव व्यापार समझौतों का उल्लंघन करता है। शिखर सम्मेलन को काफी हद तक सफल भी कहा जाएगा, क्योंकि तीनों देश जिस मकसद को साथ लेकर आगे बढ़े, उस पर सभी के बीच सहमति बनती दिखी। अमेरिका मैक्सिको कनाडा यानी USMCA मुक्त व्यापार समझौते से बंधे 3 पड़ोसियों के बीच जमीन तलाशना था, जो उत्तर अमेरिकी व्यापार में सालाना $1.5 ट्रिलियन का योगदान देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो चीन की राजधानी बीजिंग में अगले साल होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल के कूटनीतिक बॉयकॉट पर विचार कर रहे हैं। कूटनीतिक बॉयकॉट का मतलब ये होगा कि अमेरिका इन खेलों में अपने किसी अधिकारी को नहीं भेजेगा। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन बीजिंग में 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होगा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसद मांग कर रहे हैं कि चीन में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर खेलों के दौरान कूटनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बैठक के दौरान
संवाददाताओं से बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के कूटनीतिक बॉयकॉट के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो इस बारे में विचार कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं एशिया से जुड़ी खबरें। कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए जापान की कैबिनेट ने रिकॉर्ड 490 अरब डॉलर के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रस्ताव की घोषणा करते हुए कहा कि इस आर्थिक पैकेज को तत्परता के साथ पूरा करते हुए महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करेंगे और देश को जल्द ही विकास के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। कोरोना महामारी ने दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इसी क्रम में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जापान ने कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए 490 अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि इससे जापानी नागरिकों को राहत की सांस मिलेगी और उन्हें इस पैकेज से उम्मीद जगेगी। प्रस्ताव में लोगों को नगद सहायता और बुरी तरह से प्रभावित व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। इस प्रोत्साहन पैकेज के तहत लगभग 56 ट्रिलियन येन खर्च किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 79 ट्रिलियन येन खर्च किया जाएगा। पैकेज में लोगों में सुरक्षा और आशा की भावना जगाने के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया गया है। जापानी प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसे लागू करने के लिए अभी संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री किशिदा ने इस पैकेज पर त्वरित कार्रवाई का वायदा किया है और संसद की बैठक अगले महीने बुलाए जाने की संभावना है। प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना में लोगों को मौद्रिक सहायता के रूप में $880 देने और प्रभावित व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे एक नए प्रकार के पूंजीवाद की शुरुआत होगी और आर्थिक विकास और वितरण का एक नया चक्र शुरू होगा। ये प्रोत्साहन पैकेज एक प्रकार का नया पूंजीवाद शुरू करने और विकास और वितरण का एक अच्छा चक्र बनाने के लिए बनाया गया है। सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकारियों की एक बैठक में शुक्रवार को प्रधानमंत्री किशिदा ने प्रोत्साहन पैकेज के लिए साल के अंत तक एक अतिरिक्त बजट लाने की अपनी योजना की भी घोषणा की। पिछले महीने कार्यभार संभालने वाले फूमियो किशिदा ने प्रोत्साहन पैकेज जैसे कदम उठाने पर जोर दिया था और 31 अक्टूबर को हुए चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत दिलाई थी। इस कदम का उद्देश्य जहां एक तरफ जापान की घरेलू अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, वहीं इसके जरिए महामारी के पहले के स्तर पर पहुंचने की कोशिश भी करना है। इस बीच जापान में 75% आबादी के पूर्ण टीकाकरण होने के बाद सरकार ने पेशेवर खेल, संगीत कार्यक्रम जैसे बड़े पैमाने के आयोजनों में दर्शकों की संख्या पर लगी पाबंदी हटाने के साथ रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों पर लगे नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है। अभी तक बड़े पैमाने वाले आयोजनों में 5000 दर्शकों की उपस्थिति या स्थल क्षमता के 50% तक ही दर्शकों को आने की अनुमति थी। लेकिन अब टीकाकरण और कोरोना जांच की स्थिति और कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपनी कोरोना से बचाव की योजना को प्रस्तुत करने के बाद दर्शकों की सीमित संख्या पर लगी पाबंदी हटा दी जाएगी। साथ ही स्थानीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेस्टोरेंट और बार को कोरोना नियमों के पालन करने के तहत रात 8 बजे के बजाय 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इन नए नियमों के नवंबर के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। और अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। दुनिया के कई हिस्सों में सबसे लंबी अवधि वाले आंशिक चंद्रग्रहण के नजारे को देखा गया। साल 2021 का यह अंतिम चंद्रग्रहण था, लेकिन इस चंद्रग्रहण की खास बात यह थी कि इसके लिए लगभग 6 सदी का इंतजार करना पड़ा। साथ ही ऐसी लंबी अवधि वाले अगले आंशिक चंद्रग्रहण को देखने के लिए 6 सदी का और इंतजार करना पड़ेगा। साल 2021 के अंतिम चंद्रग्रहण और एक सहस्त्राब्दी में सबसे लंबे आंशिक चंद्रग्रहण के दुर्लभ नज़ारे का दुनिया के कई हिस्सों में दीदार किया गया।
इस चंद्र ग्रहण की सबसे खास बात ये रही कि ये काफी लंबी अवधि का आंशिक चंद्र ग्रहण था, जो करीब 580 साल बाद लगा। इससे पहले 18 फरवरी 1440 को इतनी लंबी अवधि का आंशिक चंद्र ग्रहण हुआ था। अब इतनी लंबी अवधि का आंशिक चंद्र ग्रहण 8 फरवरी 2669 को लगेगा, यानी अब इतने लंबे आंशिक चंद्र ग्रहण के लिए करीब 648 साल का इंतजार करना होगा। जापान की राजधानी टोक्यो की मशहूर इमारत रोपोंगी हिल्स मोरी टावर पर टेलीस्कोप के जरिए इस नज़ारे को देखने के लिए करीब 100 लोग जुटे। जापान में बादलों के कारण दर्शकों को इस अद्भुत नज़ारे का पूरी तरह लुत्फ लेने में परेशानी आई, लेकिन फिर भी इस नज़ारे को देखकर वे काफ़ी खुश थे। यहाँ मेरी अपेक्षा से भी अधिक बादल थे, इसलिए थोड़ा निराशाजनक रहा। आमतौर पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा और छाया को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये खास है कि चंद्रमा धुंधला दिखाई दिया। मुझे खुशी है कि मैंने आंशिक रूप से छाया से ढके चंद्रमा को देखा और मुझे ये सुंदर लगा। मैंने बृहस्पति और शुक्र को भी देखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। रूस के सदरूपूर्व इलाके कामचटका और याकुतीय क्षेत्र में लंबी अवधि वाले रक्त चंद्र ग्रहण को लोगों ने देखा। दरअसल जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह ढक जाता है तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन पूरी तरह स्याह नहीं होता। इसके बजाय ये लाल रंग का दिखता है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण को लाल या रक्त चंद्रमा भी कहा जाता है। वहीं चिली की राजधानी सैंटियागो में भी लोगों ने सबसे लंबी अवधि वाले आंशिक चंद्र ग्रहण का दीदार किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के आसमान में भी आंशिक चंद्र ग्रहण के दुर्लभ नज़ारे को देखा गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि 3 घंटे 28 मिनट और 23 सेकंड तक चलने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा की डिस्क का 99.1% हिस्सा पृथ्वी की सबसे गहरी छाया के भीतर रहा। किसी भी आंशिक चंद्र ग्रहण के लिए ये अवधि असामान्य मानी जाती है। इस आंशिक चंद्र ग्रहण को भारत के अलावा पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत और अटलांटिक सागर में भी देखा गया। चंद्र ग्रहण के दौरान चरम पर पहुंचने पर धरती की छाया ने चंद्रमा को 97% तक ढक लिया था। और इसी के साथ खबर दुनिया की के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर
खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।